92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है पहली मुलाकात और इसको लिखा है कंचन पंत ने। आज शाम कुछ जल्दी घिर आई थी। आसमान बादलों से लिपटा पड़ा था और बूंदें बस बरसने को थीं। थोड़ी देर पहले ही माँ ने बताया था कि बारिश याद शहर में भी हो रही है। पालक के पकौड़े बनाए मैंने, तेरे पापा तो 3 प्लेट चट कर चुके हैं। काश पापा की प्लेट से मैं भी पकौड़े उठा के खा पाती। मैंने सोचा, पर कुछ कहा नहीं। माँ बेकार ही इमोशनल हो जाती। लेकिन इमोशनल होने और गॉसिप करने की कोई वजह माँ छोड़ती है भला? बोली, परसों होली है, लेकिन तुझे कहाँ फुर्सत है माँ बाप के माथे पे अबीर लगाने की? अच्छा, तुझे पता है अपना हेलो हेलो निकी आवाज आ रही है क्या? उधर माँ और इधर मैं हेलो हेलो करते रह गए और फोन कट गया। पता नहीं पापा ये लैंडलाइन कनेक्शन हटा के मोबाइल क्यों नहीं ले लेते। हर बार बीच में ही फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। मैं सोसाइटी के पार्क की बेंच पे बैठ के क्रिकेट खेल रहे बच्चों को देखने लगी। दाएं हाथ पे बूंदों का एहसास हुआ तो मैंने सर उठा के आसमान की ओर देखा और तब तक देखती रही जब तक बारिश मेरे पूरे चेहरे को भिगो नहीं गई। माँ कहती है कि मैं पागल हूँ, पागल ही होंगी। नहीं होती तो अपना घर, अपना याद शहर छोड़ के होली पे क्यों पड़ी होती दिल्ली में इन अनजान चेहरों के बीच। कितने महीने हो गए माँ के हाथों की आलू पूरी खाए हुए, पापा के बालों की तेल मालिश किए हुए, टफी को घुमाने ले जाए हुए और उस मोगली को परेशान किए हुए। मैं भीग रही थी, शरीर से भी और मन से भी, जैसे याद शहर से कोई बादल उड़ के चला आया हो मेरा अकेलापन धोने के लिए। बारिश की हर एक बूंद मुझे इस बड़े से शहर की, बड़ी सी सोसाइटी के, बड़े से पार्क से मेरे छोटे से याद शहर लेके जा रही थी। छत पे भरा हुआ बारिश का पानी, बरसते पानी के बीच एक एक रन के लिए इस स्टंप से उस स्टंप के बीच दौड़ लगाती मैं। हर बॉल पे रन आउट की अपील करता गुड्डू और हर 5 मिनट बाद नीचे से आवाज लगाती माँ, ओ बंदरिया, अब आती है नीचे, मैं आऊं? ओफो माँ, आ रही हूं अभी, लास्ट ओवर है, हम जीतने ही वाले हैं। लास्ट ओवर मेरा वो लास्ट ओवर तब तक चलता रहता जब तक हम जीत नहीं जाते। जिस बॉल पे बाउंड्री ना हो वो या तो वाइड या नो बॉल हो जाती थी। मेरी छत, मेरा बैट, मेरा टूर्नामेंट और सामने मुझसे 5-6 साल छोटे बच्चे। मोहल्ले की किसी टीम में जगह नहीं मिलती थी उनको। मैं खेलने का मौका दे रही थी, ये कम था क्या? इसीलिए खेल के नियम भी मेरे होते थे और पहला नियम था कि मेरी टीम हार नहीं सकती। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। ए गुड्डू, ये सुर्रा बॉल थी, ये नो बॉल है। विक्की के बच्चे इतनी फास्ट बॉल क्यों फेंक रहा है? मैं नहीं खेलूंगी फिर। मैं हर बॉल पे फैसला सुना देती और बच्चे सर झुका के मान लेते। छत पे प्लास्टिक की बॉल से खेलने पर पापा कभी कभी गुस्सा हो जाते थे। हल्ला गुल्ला करके घर सर पे उठा लेने के लिए माँ कभी कभी नाराज हो जाती थी। उम्र में छोटे ही सही, लेकिन लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए दादी कभी कभी 4 बातें सुना देती थी। पर कुल मिला के अच्छी कट रही थी मेरी। क्रिकेट खेलने के अलावा मैं सिर्फ एक काम करती थी, छत पे बने इकलौते कमरे में कपड़ों की कतरनों से बॉल बनाना और टफी के लिए डिजाइनर ड्रेस सिलना। रात में वो कमरा टफी का होता था, क्योंकि डॉगी को अंदर के कमरों में सुलाने के लिए माँ तैयार नहीं होती थी। 12वीं के एग्जाम के बाद मैं 1 महीने के लिए मामा जी के घर गई थी, रामपुर। जब लौटी तो छत पे बने उस इकलौते कमरे पे किसी और का कब्जा हो चुका था। पापा के किसी गुरुजी का बेटा था, एमएससी की पढ़ाई के लिए याद शहर आया था। गुरुजी रहे नहीं थे अब और उनकी आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि याद शहर में अलग से कोई कमरा किराए पे ले सके। सारी दुनिया की समाज सेवा का ठेका पापा ने ले रखा था ना, सो पकड़ लाया उसको घर। तो जब मैं घर लौटी तो श्रीयुत मुकुल कुमार न सिर्फ टफी को बेघर करके उस कमरे में अपनी किताबें सेट कर चुके थे, बल्कि अपने सौम्य स्वभाव से दादी सहित मेरे पूरे घर वालों को भरपूर इम्प्रेस भी कर चुके थे। बचे मैं और टफी।
टफी नाराज था क्योंकि उसका घर छिन गया था, पर मैं तो महा नाराज थी। दादी ने मेरा छत पे खेलना जो बंद करा दिया था। बदमाश, बदतमीज, जंगली, गंवार, कितने सारे नाम सोचे मैंने उसके लिए, लेकिन कुछ जमा नहीं। मैंने जोर से और टफी ने शायद मन ही मन कसम खा रखी थी कि उससे जिंदगी भर दुश्मनी निभाएंगे। टफी तो खैर गद्दार निकला। 10-15 दिन में ही उस घुसपैठिए का हाथ चाटते दिख गया, एक बोटी पे फिसल गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। छत पे खेलने की छूट नहीं थी, लेकिन कपड़े सुखाने मैं नहीं जाती तो क्या गठिया वाला घुटना लेके दादी जाती छत पे। फिर पता नहीं कैसे धूप में सूख रही उसकी शर्ट रोज छत से गायब होने लगी और मोहल्ले के बच्चों के हाथों में बॉल बन के प्रकट होने लगी। 3-4 शर्ट गायब होने के बाद उसने बाहर कपड़े सुखाना ही छोड़ दिया। कुछ दिन तक मैं उसको और तरीकों से परेशान करने के लिए परेशान रही, लेकिन एक दिन एक ट्रम्प कार्ड मेरे हाथ लग गया। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। उस दिन मैं छत पे पहुंची तो वो अपने कमरे के बाहर झाड़ू लगा रहा था। आधी बाजू की अंडरशर्ट जिसकी पीठ पे 2-3 छेद थे और बेरंग हो चुके निक्कर में बड़ा अजीब सा दिख रहा था वो। उसका पहनावा देख के मैं हंस दी। सुबह ठीक 8:45 बजे वो कॉलेज के लिए निकलता था। अगले दिन मैं 8:45 से पहले ही तैयार होकर अपने बरामदे में खड़ी हो गई। मेरे साथ मेरी वानर सेना के सिपाही भी थे। टिक टिक घड़ी ने 8:45 बजाए। हाथ में एक कॉपी और फिजिक्स की किताब पकड़े वो सीढ़ी से उतरा और मेरी सेना शुरू हो गई। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। उसने सकपका के ऊपर देखा। मैं हंस रही थी और वो शर्म से पानी पानी हो रहा था। और अब उसका परमानेंट नामकरण हो चुका था, मोगली। लेकिन अब दिन बदलने लगे थे। एक दिन मुझे अचानक पता चला कि मैं बड़ी हो गई हूं। दादी तो बचपन से ही कहती थी कि मैं बच्ची नहीं हूं, लेकिन मम्मी ने उस दिन पहली बार कहा, निक्की तू अब बड़ी हो गई बेटा, थोड़ा शऊर सीख ले। कल तेरी सास मुझको ही ताना देगी कि तुझको कुछ सिखाया नहीं। माँ का ऑर्डर था, इसलिए रोज शाम को किचन में मेरी हाजिरी लगने लगी। शुरू में आटा गूंथने का काम मिला। आसान सा काम था। आटा लो, थोड़ा पानी मिलाओ और मसल दो। स्कूल में हस्तकला की क्लास में मिट्टी के आम, केले, सेब खूब बनाए थे मैंने। आटा गूंथना जल्दी सीख लिया। माँ ने शाबाशी भी दी। फिर शाम की चाय और रात की एक सब्जी बनाने की जिम्मेदारी मिली। 2 ही दिन में माँ समझ गई कि मुझे शाबाशी उन्होंने थोड़ा जल्दी दे दी है। जीरे की जगह सौंफ, सरसों की जगह राई और नमक की जगह सोडा मिलाने तक तो ठीक था, लेकिन जब मैंने चाय मसाले की जगह सब्जी मसाला चाय में डाल दिया तो माँ ने मुझको डिमोट करके डस्टिंग और बर्तन धोने का डिपार्टमेंट दे दिया। फिर भी मैं बड़ी हो गई थी, इसलिए वानर सेना के बच्चों का मुझ में से इंटरेस्ट घटता जा रहा था। एक दिन पापा पता नहीं कहां से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का एडमिशन फॉर्म ले आए, पर मैंने फॉर्म भरने से साफ मना कर दिया और पापा भड़क गए। पहले टीचर बनना था तुझको, फिर डॉक्टर बनने चली थी, फिर फैशन डिजाइनिंग का भूत सवार हुआ। अब फॉर्म लाया तो कहती है फैशन डिजाइनर नहीं बनना। आखिर बनना क्या तुझको? जिंदगी भर बस हा हा ही करती रहेगी ना। कुछ तो सीख ले मुकुल से। बहुत दिनों के बाद तगड़ी डांट पड़ी थी और मुकुल की मिसाल दी गई थी मुझको। मैं सिर झुका के चली गई अपने अड्डे में रोने के लिए। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। सीढ़ियों के पीछे बैठकर देर तक रोती रही थी मैं। रोने का वो मेरा गुप्त अड्डा था। मुकुल यानी मोगली को हमारे घर में रहते 2 साल होने को आए थे। मेरे मोहल्ले में ही नहीं बल्कि पूरे कॉलेज में उसके चर्चे थे। दिन में 4-5 बैच को ट्यूशन पढ़ाता था। फिर भी एमएससी फर्स्ट ईयर में उसके 87% मार्क्स आए। पापा सुबह शाम उसके नाम का गुणगान करते रहते थे। मुझे गुस्सा आता था उस पर, पता नहीं क्यों आता था, पर आता था। वो पढ़ने में मुझसे बल्कि सबसे होशियार था, इसलिए मैं उसे इतना परेशान करती थी और वो चुपचाप झेलता रहता था, इसलिए या उसने मुझे कभी नजर भर के देखा नहीं।
इसलिए भला की खूबसूरत ना सही, पर इतनी मामूली भी नहीं थी मैं कि इस तरह इग्नोर कर दी जाऊं। कॉलेज में कई लड़के थे जो मेरे आगे पीछे डोलते थे। कई अपने प्यार का इजहार करके थप्पड़ खा चुके थे। कई भावी दूल्हों की माताएं अपने बेटे के लिए माँ से मेरा हाथ मांगने की जुर्रत भी कर चुकी थीं। बस यही एक था जिससे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उस दिन जिंदगी में पहली बार मैंने साड़ी पहनी थी, अपनी दोस्त आभा की दीदी की शादी पे। गहरे हरे रंग की साड़ी, मैचिंग चूड़ियां, होठों पे थोड़ी लिपस्टिक, काजल, आईलाइनर लगाने की भी कोशिश की, लेकिन लाइन सीधी नहीं हुई तो मैंने रुई से लाइनर मिटा दिया। सिल्वर कलर की बिंदी माथे पे लगा के मैंने शीशे में गौर से एक बार खुद को देखा। मैं वाकई खूबसूरत लग रही थी। पापा तारीफ करते नहीं थक रहे थे और माँ बलाएं लेते, लेकिन मुझे तो किसी और की तारीफ सुननी थी। कपड़े उठाने के बहाने मैं छत पे गई। कपड़े रस्सी से उतारते हुए जानबूझकर हाथों को झटका दिया। मेरी चूड़ियों की आवाज सुन ली थी उसने। खिड़की के पास ही तो बैठा था। एक बार सर उठा के देखा भी, फिर नजरें घुमा ली। भस्म हो गई मैं गुस्से से। लगा सारा मेकअप, सारा श्रृंगार उतार के फेंक दूं। प्यार व्यार नहीं करती थी मैं कुछ उस मोगली के बच्चे से, पर कुछ तो था जो चुभने लगा था। गुस्से में मोगली के लिए आने वाले सारे लेटर्स और मैगजीन मैंने छुपा दिए। 2 महीने में उसके 7-8 लेटर मेरे पास जमा हो चुके थे। 2 साल में उसने कभी मुझसे ज्यादा बात नहीं की थी। कुछ पूछना भी होता तो सर झुका के, नजरें चुरा के पूछता, और मैं भी उसको मुंह नहीं लगाती थी। पर उस दिन वो बड़ा परेशान था। निकी जी, कल मेरा नेट का एग्जाम है, पर एडमिट कार्ड अब तक नहीं मिला। पोस्ट ऑफिस वाले कह रहे हैं कि उन्होंने घर में ही किसी को दिया है। आपने तो नहीं देखा? मैं धक से रह गई। मुझे पता नहीं था कि जो लेटर्स मैंने अपने पास छुपा रखे थे उनमें कोई एडमिट कार्ड भी है। मैंने चिट्ठियों का बुलंदा ला के उसको थमा दिया। उसने बड़ी बेसब्री से लेटर्स को टटोला। एडमिट कार्ड मिल गया। उसने आंखें मूंद के एक लंबी सांस ली और गहरी आवाज में बोला, थैंक्स। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। थैंक्स? मेरी वजह से उसकी साल भर की मेहनत बर्बाद होते होते बची थी। मेरी नादानी उसके करियर को बर्बाद करने जा रही थी, पर डांटने के बजाय, भला बुरा कहने के बजाय, पापा से शिकायत करने के बजाय थैंक्स कह के गया था वो मुझको। पूरे दिन एक बार भी नहीं मुस्कुराई मैं, बस चुपचाप सीढ़ियों के पीछे बैठी रही। शाम को मैंने पापा के सामने जाके अपनी गलती भी कबूल कर ली। पापा ने डांट लगाई, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। बुरा लग रहा था तो बस इस बात का कि मोगली ने कुछ क्यों नहीं कहा। जब रहा नहीं गया तो अगले दिन सुबह सुबह मैं उसके कमरे में पहुंच गई। वो थोड़ा हैरान हुआ। मैं माफी मांगने के लिए शब्द जुटा रही थी। बड़ी हिम्मत की और अंत में बोल पड़ी, आप अपने लेटर्स संभाल के नहीं रख सकते क्या? लेकिन मेरी आवाज और मेरे एक्सप्रेशन शायद मेरे शब्दों से मैच नहीं कर रहे थे। वो आज भी कुछ नहीं बोला, बस झेपी हुई नजर से मेरी ओर देखता रहा। मैं अपने कमरे में वापस चली आई, लेकिन उसकी नजरें मेरा पीछा करती रहीं। दिल में किसी ने पेचकस से जैसे कोई स्क्रू कस दिया हो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। मेरा बचपन, मेरा लड़कपन पता नहीं कहाँ चला गया था। मैं बड़ी हो गई थी और बड़े होने का ये बोझ मुझसे उठाए नहीं उठ रहा था। मेरे बीए सेकेंड ईयर के एग्जाम खत्म हुए। मोगली की एमएससी भी कंप्लीट हो गई थी। उसने नेट का टेस्ट भी क्लियर कर लिया था। अब उसको जाना था। मैं सुबह से ही सीढ़ियों के पीछे छुपी बैठी रही। अचानक वो मेरे सामने आ खड़ा हुआ, किसी पिघलती चट्टान की तरह। मुझे पता था तुम यहीं मिलोगी। उसने पहली बार मुझे तुम कहा था। आप अभी जा रहे हैं? मैंने पहली बार उसे आप कहा था। 9 बजे की ट्रेन है, वो बोला। हम दोनों चुपचाप खड़े रहे। लगा कि एक सदी बीत गई हो। उसने एक सफेद लिफाफा मेरी ओर बढ़ाया। तुम्हारे लिए। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने लिफाफा ले लिया। मेरे हाथ भी कांप रहे थे। वो चला गया। मैं देखती रह गई।
थोड़ी देर में उसकी पीठ दिखनी बंद हो गई। मैं देखती रही, फिर मेरी आंखें धुंधला गईं। कांपते हाथों से मैंने लिफाफा खोला। NIFT का एडमिशन फॉर्म था, साथ में एक चिट्ठी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग FM पे। वो जा चुका था और मैं उसकी चिट्ठी लिए बुत बनी खड़ी थी। लिखा था, निक्की, इन 2 सालों में बहुत परेशान किया तुमने। हमेशा तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन आज जा रहा हूं तो कदम मनो बोझ से दबे जा रहे हैं। जब मेरी गिनती की 6 शर्टों में से 3 तुमने बच्चों के हाथों में बॉल बना के थमा दी थी, तब भी इतना बुरा नहीं लगा था। काश तुम जिंदगी भर यूं ही मुझको परेशान कर पाती। लेकिन जिसके कल का छोड़ो, अपने आज का भरोसा ना हो, वो सपनों की बात सोचते अच्छा नहीं लगता। सही मायने में पहली मुलाकात हमारी कभी हुई ही नहीं, लेकिन इस आखिरी मुलाकात में मैं तुमको दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं, मुझको जिंदगी की सबसे हसीन यादें देने के लिए। मोगली। और हाँ, हरी साड़ी में तुम बहुत अच्छी लगती हो। उस दिन कह नहीं पाया था। उन 4 लाइनों को मैंने बार बार पढ़ा। 3 सालों में शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब मैंने उस खत को ना पढ़ा हो। BA करने के बाद मैंने NIFT में एडमिशन ले लिया। यही तो चाहता था वो। कोर्स खत्म होते ही अच्छी नौकरी भी मिल गई। कहाँ चला गया मोगली? न कोई चिट्ठी, न कोई मैसेज, कुछ भी नहीं भेजा होगा क्या उसने? कई बार माँ से, पापा से पूछना चाहा उसके बारे में, पर नहीं पूछ पाई। संकोच की एक चुन्नी जो सर पे आके अटक गई थी। बारिश रुक गई, लेकिन मेरी यादें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। याद शहर में हर बात मोगली की याद दिलाती थी। लेकिन यहाँ भी कौन सा सुकून मिल रहा था। वैसे भी ऑफिस में होली की छुट्टी थी। मैंने बैग पैक किया और अगले ही दिन याद शहर की बस में बैठ गई। मम्मी पापा को सरप्राइज तो देना था। माँ तो बावली ही हो गई मुझको देख के। पापा ने मुस्कुरा के सर पे हाथ फेरा। नहा धो के मैंने नाश्ता किया और सो गई। दोपहर को पैरों में कुछ गीला गीला लगा तो नींद खुली। टफी मेरे पाँव चाट रहा था। कमरे के कोने में उसके सोने का गद्दा बिछा हुआ था। अरे माँ, ये टफी का बिस्तर यहाँ कैसे? ये मराब यहीं सोता है। ऊपर के कमरे में मुकुल रहता है ना? क्या? हाँ, याद शहर डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बन के आ गया अपना मुकुल। आपने बताया नहीं? मेरे होंठ सूख गए। मुंह से जाने क्या निकल रहा था। अरे कल फोन पे बता तो रही थी, लेकिन फोन ही कट गया। चल तू मुंह हाथ धो ले, फिर मिलाना उससे। मैंने हाथ मुंह धोया, कपड़े बदलने के लिए अलमारी खोली। क्या पहनूं? कपड़ों के ढेर के नीचे रखी थी वही हरी साड़ी। हरी साड़ी, मैचिंग चूड़ियां, माथे पर बिंदी, आंखों में नमी, होंठों पर मुस्कान। अब और किसी मेकअप की जगह कहाँ थी? मैंने आखिरी बार आईने में खुद को निहारा और उसके कमरे की ओर बढ़ गई, उससे पहली मुलाकात के लिए। बस इतनी सी थी कहानी।